नमस्कार, तहलका न्यूज़ पे आपका स्वागत है और मैं हूं विनय ज्ञान चंद्र। राजनीति और पत्रकारिता दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वहीं पत्रकारिता को लोकतंत्र का आईना भी कहा जाता है। चौथे स्तंभ में हो रही चुनौतियां और राजनीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकारिता में अपना अनुभव बना चुके विनय पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले आपके ऑडियंस को भी हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई, इसलिए कि आप लोग मऊ, कम से कम मऊ की राजनीति पत्रकारिता को देखा जाए तो एक नया आयाम गढ़ रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से भारतीय राजनीति चल रही है, पत्रकारिता का भी आपका अच्छा खासा अनुभव हो चुका है, तो पहले कुछ अपने अनुभव के बारे में हमारे ऑडियंस के साथ बताएं क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पत्रकारिता में मैं जब विद्यापीठ से आया, विद्यापीठ एमजेएमसी मैंने वहाँ से किया, उसके बाद पास आउट हुआ 2017 में। और 2017 में पास आउट होने के बाद मैं सीधे दैनिक जागरण में इंटर्नशिप आ जाए, ट्रेनी जुड़ा। फिर उसके बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट निकला एपीएन न्यूज़ नई दिल्ली। थोड़ी सी वहाँ की जो एटमॉस्फेयर थी वो शायद मुझे सूटेबल नहीं हो रही थी, अच्छा मेरे लिए फिट नहीं बैठी। फिर वहाँ से करीब 1.5 साल काम करने के बाद मैं यहाँ अमर उजाला चला आया, अमर उजाला वाराणसी। और यहाँ पे भी मैंने बहुत दिनों तक नहीं, लेकिन कुछ दिनों तक काम किया। उसके बाद काम करने के बाद फिर तब तक कोरोना काल का संकट, और उसके बाद खुद अपनी फ्रीलांसिंग और टीचिंग से मैं जुड़ने लगा। अच्छा, तो मतलब आपका जो अनुभव रहा है वो प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक से प्रिंट मीडिया में आपने स्विच किया, और स्विच किया मिला जुला आपका अनुभव रहा है। तो चलिए, कुछ अभी लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है और इस राजनीतिक परिवेश, लोकतांत्रिक देश में जो परिवेश चल रहा है और पत्रकारिता से जुड़ी जो चुनौतियाँ हैं उससे कुछ बातें कर लेते हैं। क्या लगता है कि आज का जो परिवेश है, जो राजनीतिक आयाम नए नए गढ़े जा रहे हैं, इसमें पत्रकारों के लिए क्या नई चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का पत्रकार सच पूछे तो अपने आप में ही वो दुविधापूर्ण स्थिति में है। रीजन 2 तरीके की हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। एक तो ये चीज़ है कि आज का पत्रकार खुद को डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो राइट विंग में चल रहा है कि लेफ्ट विंग में चल पा रहा है। क्योंकि जब हम सरकार की तारीफ़ें करने लग रहे हैं तो फिर हमारी आलोचनाएँ इसको देख करके हो रही हैं कि ये सरकार की तरफ से चापलूसी कर रहे हैं, चाटुकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता कम कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल सरकार से होना शुरू हो जा रहा है तो उसके बाद एक धड़ा ये भी कहने पे तुला हुआ है कि आप पूरा सरकार विरोधी हैं। मतलब आपकी राजनीति, अब मैं ये कहूँ कि आज का जो पत्रकार है वो पूरी तरीके से असमंजस की स्थिति में बना हुआ है, पहली बात। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो आज का डिजिटल विंग है, या मैं कहूँ कि जो सोशल प्लेटफॉर्म जो आप लोग इस मिशन को लेकर के चल रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक पारदर्शी पत्रकारिता की तरफ झुकाव दे रहा है। ये अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है, कम से कम उन पत्रकारों के लिए या उन मीडिया घरानाओं के लिए जिन्होंने अभी तक एक वर्चस्व स्थापित किया था। ढेर सारे नाम इसी तरीके से आगे निकल रहे हैं। संभवतः यही लोग आगे चलकर के कुछ पत्रकारिता जगत में नई क्रांति को कर रहे हैं। आपने भी राइट और लेफ्ट विंग की बात कही कि आप अगर सरकार के मंशानुरूप अगर आप बातें कह रहे हैं मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो कहीं ना कहीं पत्रकारी आलोचना के शिकार हो जा रहे हैं। वहीं जब हम सवाल करते हैं तो हम सरकार के और उनके लोगों की तरफ सवालिया निशान हमारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो कहा जाता है कि जब तक आप सरकार से उनके कामों के प्रति सवाल नहीं खड़ा करेंगे, तब तक हमारा जो नागरिक समाज में जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य, जो हमारा कर्तव्य है, उससे भी हम विमुख हो जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लगता? देखो, बिल्कुल पत्रकार का पहला ही धर्म ये होना चाहिए कि सरकार से सीधा सवाल करें। क्योंकि मुझे जाहिर सी बात है, अगर आप सवाल करेंगे तो विरोध में आप खड़ा होना पड़ेगा। सीधा पहला धर्म उसका यही बनता है कि वो सरकार से सवाल करे। मुझे इस समय ओम प्रकाश अंबर की एक पंक्ति याद आती है कि या तो बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, हिचकिचाएंगे जिस दिन लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ कलम को तोड़ देंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। पत्रकारिता में आपने काफ़ी क्रांतिकारी शब्द बोल दिया। हालांकि पत्रकारिता का जो दौर ही है वो क्रांति का ही दौर कहा जाएगा, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैं पढ़ाई लिखाई के दरमियान था तो 1857 की जब क्रांति और उसके आज़ादी के पहले तक की क्रांति जब समझाई गई तो पत्रकार और वकीलों का वो संघर्ष बताया गया, क्योंकि किस तरीके से पेपर निकला करता था और वकीलों का वो संघर्ष हुआ करता था। दूसरी एक सवाल ये है कि अब जिस तरीके से चुनाव शुरू हो चुके हैं और कल जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक बात कहा कि हेट स्पीच मामले में इस बार सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा और ऐसी कुछ होती थी कार्रवाई होती। जिस तरीके से कई बीते 2 दशकों का चुनाव जो रहा है, मैं 2004 से लेके 24 तक की मैं बात बोलूँगा, एनडीए
और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हाँ जिसे बोलते हैं, राजग और संप्रंग की सरकार, हाँ दो मुख्य विपक्षी दल थे जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच थी। लेकिन ये देखा गया कि विपक्ष के रूप में भाजपा जहां मजबूत हुई, वहीं पक्ष की सरकार के रूप में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर होती चली गई। इसके पीछे का आपको वजह क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के कमज़ोर होने की दो चीज़ें थी और बीजेपी के मजबूत होने की भी दो वजह। क्षेत्रीय दल मजबूत होते गए, कांग्रेस सेंटर में राजनीति करने पर तुली रही। सबसे बड़ी बात ये थी, कांग्रेस को ये लगा कि ये न केन प्रक्रिया, वो चाहे मैं कड़वी बात बोलने जा रहा हूँ, बात उसको ये था कि हमको किसी भी तरीके से केंद्र की सत्ता पे राज करना है। उसने क्षेत्रीय दलों को बढ़ावा दिया। क्षेत्रों को, मैं कहूँ कि क्षेत्रीय दलों पे उसने पूरी तरीके से काम करना नहीं शुरू किया। उसको ये लगा कि मुझे केंद्र में ही रहना है, और इसकी वजह ये हुई कि कुछ दिनों तक तो कांग्रेस चलती रही, लेकिन जैसे जैसे देखेंगे आप, धीरे धीरे समय ढलता जा रहा है और कांग्रेस का कम से कम उत्तर प्रदेश स्टेट, मैं कहूँ बिहार स्टेट, जहाँ जहाँ पे भी एक बड़ी पावर हुआ करती थी, वहाँ से उसकी ज़मीन साफ होने लगी है और क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। कांग्रेस का कमज़ोर होना मतलब बीएसपी और सपा का उभरना, ये तय होता गया। हालांकि ये पटकथा एक दिन की नहीं लिखी गई थी, इमरजेंसी के बाद से इस पटकथा को अंजाम दिया जाने लगा था, और ये चल कर के आगे जब आकर के आप देखते हैं तो ये धीरे धीरे, हाँ, बीजेपी ने वो काम शुरू कर दिया। बीजेपी को मैं ये कहूँ कि बीजेपी के जो राजनीतिज्ञ थे, जो उसके विशेषज्ञ थे उस कमेटी के, उन लोगों ने शायद दूर तक सोचा। उनको लगा नहीं, सच में चीज़ें अब कांग्रेस कहाँ से निकल रही हैं, उन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई या फिर इंदिरा गांधी से पहले का जो राजनीतिक परिदृश्य था, विपक्ष में जहां कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी और तमाम ऐसे दल हुआ करते थे, अब आपको जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश नारायण का, और वो जो तीसरा दौर था तीसरे समूह की पार्टियों की, तो उस समय ही विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं तय होती चली जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इस चीज़ को समझ नहीं पाई। आप जो बात बोल रहे हैं वो मुझे लगता है वो 90 के दशक की बात की बात, हाँ। मैं ये 90 के दशक की पहले की बात बोल रहा हूँ। कांग्रेस उस समय भी नहीं समझ पाई और इस समय भी नहीं समझ पाई, जिस कारण वो कभी कभी खुद मुख्तार का समझना ही बड़ी गलतफहमी हो जाती है। तो अब क्या लगता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर मेहनत कर रहे हैं और विपक्ष के रूप में एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल का आ रहा है, दोनों विपक्ष के रूप में कितने सटीक बैठ रहे दो दल? देखिए, सही बात तो ये है कि ये हम सबको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि अभी भी विपक्ष के पास कोई सर्वमान्य चेहरा नहीं बन रहा। कारण क्या है कि सब अपने अपने फायदे की बात सोच रहे हैं। उसका सीधा सा देखिएगा, सीधा सा अगर जो देखा जाए तो उसका सीधा सा आपको मतलब उदाहरण देखने के लिए मिल जाएगा कि अगर जो एक जगह अभी तक पूरी जगह से कहीं से भी 4 स्टेट में ही देख लिया जाए, सीट बंटवारे को लेकर के भी तालमेल बैठ नहीं पा रही है लोगों की। अगर जो मैं यूपी की छोड़ दूं, अखिलेश और मतलब सपा और कांग्रेस की बात छोड़ दूं, तो बाकी सब जगह पे देखिए, आज पश्चिम बंगाल में देखिए तृणमूल कांग्रेस वो अपना अलग राग अलापना शुरू कर दी है। सेम कंडीशन अभी भी हो सकता है। आप जैसे दिल्ली में तो मुझे लग रहा है कि सिटिंग प्लान इन लोगों का बैठ रहा है, चीज़ें सही हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ दक्षिण में ही देख लीजिए, दक्षिण में कांग्रेस किससे जाके अलायंस करे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अब इन लोगों को, कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि वो कैसे मजबूत होगी। राहुल गांधी का चेहरा ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि जितने विपक्षी गुट के लोग हैं वो सारे इनके एक साथ आकर के खड़े हों। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी सबको साथ लेके चल नहीं पाएंगे, वो चाहे कोशिश, हाँ एक चीज़ था कि नीतीश कुमार के चेहरे पे मुहर लग सकती थी, लेकिन बीजेपी ने वो विपक्ष के गेंदे से पहले ही विपक्ष के पाले से गेंद अपने तरफ खींची। हाँ, तो चलिए अब थोड़ा सा हम यूपी के बारे में बात कर लेते, थोड़ा सा पूर्वांचली क्षेत्र में क्या लगता है कि यूपी में जिस तरीके से चुनावी रणनीति बिछाई जा रही है, किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? हालांकि बीजेपी तो खासकर मौजूद है और मौजूदा हालात में वो 80 के 80 लोकसभा सीटों पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? देखिए, अगर जो चीज़ें सही अभी तो चूँकि सपा ने अभी अपने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, लेकिन अभी तक जहाँ तक हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, उस अनुमान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बीजेपी उन सभी सीटों को अभी होल्ड करके रखी हुई है जहाँ से उसको पेंच समझ में आ रहा है।
जैसे जयंत चौधरी वाला मामला देखा जाएगा, वहाँ भी उसको पेंच समझ में आ रहा है। इधर अभी घोसी का जो लोकसभा चुनाव, यहाँ पे सीधे सीधे ओम प्रकाश सुहेलदेव को दे देना, सुहेलदेव पार्टी को दे देना, एक चीज़ें हैं। यहाँ पे राजभर बिरादरी को दे करके वो मतलब कैंडिडेट खड़ा किया गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि बीजेपी को यहाँ लग भी रहा था कि शायद उसकी ज़मीन कुछ कमज़ोर है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कमज़ोर का मतलब ये कि मुझे यहाँ तक अभी बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा दिख नहीं रहा था। एक जैसे AK शर्मा का नाम आ सकता है, लेकिन वो है भी ऊर्जा मंत्री इस समय, है भी, काम ठीक जाहिर सी बात है, हाँ, सब बड़े मंत्री। हाँ, इस समय यूपी गवर्नमेंट में कद्दावर मंत्री यहाँ पे बैठे हुए। लेकिन उसके बाद भी अगर जो भाजपा चाहती तो अपने खेमे में ले सकती थी, लेकिन उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को ये मौका दे करके एक तरीके से जाहिर कर दिया है कि वो अपने क्षेत्रीय दलों के साथ अलायंस करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि बीजेपी वो गलती नहीं कर रही है जो कभी कांग्रेस ने किया है। नाप तोल करके वो जमीन देने के लिए तैयार हैं कि आपको अगर जो यहाँ पे खड़ा करेंगे तो वहाँ पे हमको रहना पड़ेगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को हमेशा क्षेत्रीय दलों के साथ साठगांठ बनाकर रहनी चाहिए, ताकि जो लोकल वोट है उसको एक एक वोट की जो अकाउंटेबिलिटी है वो उसको हाँ मिलती रहे, मिलता रहे। चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा घोसी लोकसभा की ओर। पूर्वांचल का ये क्षेत्र काफ़ी चर्चा में रहा है, आजमगढ़ यादव बेल्ट के लिए और घोसी पिछड़ों के लिए। हालांकि घोसी की खास बात है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार एक सवर्ण भूमिहार वर्ग का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, और वही वर्ग जो है कि यहाँ पर लोकसभा सांसद कम्युनिस्टियों का गढ़ रहा है। इस बार का चुनावी समीकरण क्या लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी ने, हालांकि अभी तक किसी तरीके की घोषणा नहीं हुई, लेकिन अरविंद राजभर का नाम आ रहा है। पिछली बार जो है कि अतुल सिंह यानी अतुल राय यहाँ पर सपा बसपा गठबंधन से जीत चुके हैं। क्या लगता है कि बीजेपी क्या करेगी या फिर क्या करना चाहिए? देखिए, एक चीज़ तो है, बीजेपी के लिए तो मुझे समझ में आ रहा है कि फायदे का सौदा है। घोसी लोकसभा कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, फायदे का सौदा ये है कि उन्होंने ओम प्रकाश को ये सीट दे करके एक चीज़ तो है कि ओम प्रकाश को खुश करने का काम कर दिया। दूसरी बात, राजभर बेल्ट इधर घोसी लोकसभा में देखा जाए तो वोटर इसके ज़्यादा हैं, सबसे अधिक हैं, तो ये काम तो उन्होंने ठीक किया। लेकिन ये भी है कि बीजेपी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खमियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि उसके जो अभी तक जो लंबे समय से जुड़े कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी झेलेगी, जैसे उज्जवल मिश्रा। ऐसे तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनकी नाराजगी बीजेपी को गाहे बगाहे झेलनी पड़ी। आपने उनकी राजभर का नाम लिया। राजभर अभी बिहार घूम घाम कर आए हैं, और वो बिहार में भी जो राजभर कम्युनिटी है उसको बीजेपी के पाले मोबिलाइज करने का वो तमाम जो राजनीतिक दांव पेश होता है वो करके आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बिहार के भी वोटर्स जो है कि राजभर की बातों को मानेंगे? मैं आपको साफ बता दूं, ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव क्षेत्र बिहार तक है नहीं। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल के 5-7 जिलों तक सीमित रहने वाले बिल्कुल जी। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो जरूर है कि देखिए, बीजेपी अभी तक, आपको शायद याद भी होगा, बीजेपी एक राजभर चेहरे को उतार रही थी, अनिल राजभर, जो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र वाराणसी से विधायक रहे, मंत्री भी हैं इस समय वो। तो उनको वो बार बार चेहरा बना रही थी, लेकिन शायद वो फिट नहीं बैठ पा रहे थे। रीजन, जो अनिल राजभर हैं उनका स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो बड़ा नप्पे तौले सुलझे हुए हैं, लेकिन ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देने के लिए जाने जाते हैं ताकि मीडिया में हाईलाइट रहे। समझ पा रहे हैं? बाउंसी, इसे बाउंसी पॉलिटिक्स बोल सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, बाउंसी पॉलिटिक्स बोल सकते हैं इसे। तो ये इस चीज को भुनाने के चक्कर में बीजेपी ने यहाँ से इनसे अलायंस किया, बिल्कुल, इसलिए इनका नाम भी ताकि लोकसभा में कुछ फायदा मिल जाए। समझ पा रहे हैं? लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा बीजेपी को, उसको कम से कम अपने उन कार्यकर्ताओं को तो विश्वास में लेना पड़ेगा जो उसके लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं। चलिए, कुछ राजनीति की बात हो गई, अब थोड़ी सी जो मूल बात थी वो पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी। क्या लगता है कि जिस तरीके से पत्रकारिता में नई चुनौतियाँ आई हैं, बड़े मीडिया संस्थानों के बड़े पत्रकारों ने अपना फ्रीलांसिंग काम करना शुरू कर दिया, अपने नए चैनल्स बनाना शुरू कर दिया है। आपने राइट और लेफ्ट विंग की बात की, सही और गलत की बात की, हमने बात किया सवालों का, उत्तरदायित्व का भी हमने समाज में बात किया। क्या लगता है कि इस चुनाव में पत्रकारों के लिए क्या चुनौतियाँ होंगी? देखिए, इस चुनाव में पत्रकारों के लिए 2-3 चुनौतियां रहेंगी। एक तो पारदर्शिता को लेकर के, क्योंकि अब का जो हो गया वो पूरी तरीके से प्री प्लान चल रहा है। हम और आप सभी जानते हैं कि पत्रकारिता भी अब खरीद फरोख्त के ज़माने में जा रही है। जैसे प्लान क्या बन रहा है कि 2 लोगों को यहाँ उठा के लाइए, माहौल बनाने के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। अगर जो मैंने पहले आपको बताया कि निष्पक्ष पत्रकारिता का काम सबसे पहला तो ये रहेगा कि वो अपने कर्तव्यों का पालन कहाँ तक कर पा रहे हैं।
कितना नफा और नुकसान को छोड़ करके जो सच है सच दिखाया जाए, ये जरूरी है आज के दौर में। तो पत्रकारिता जो सोशल मीडिया या मैं कहूँ कि डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो पत्रकार उभर करके आए हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, बहुत बड़ी चुनौती होगी। उनके लिए बड़ी चुनौती होगी कि वो किस तरीके से चुनाव की निष्पक्षता को ध्यान में रखें। क्योंकि देखिए इससे प्रभावित होता है, मतदान प्रभावित होता है। अगर जो हम जा करके कहीं कोई हार भी रही वो पार्टी और जो उसके वो मतलब एक तरीके की अफवाह भी फैलवा दें, तो मतदान जो मतदाता होता है वो पूरी तरीके से एक धड़े से हतोत्साहित होता है और दूसरी तरफ अपने आप चला जाता है। ये आज से नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कई सदियों से ये ऐसा चलता रहा है हमेशा। एक से एक समय ऐसा था जब जनमत निर्धारण का काम है। हाँ, मुझे याद है कि एक समय ऐसा होता था कि लुटियंस मीडिया कहलाती थी। लुटियंस रोड पर रहने वाले नेताओं के आसपास घूमने वाले लुटियंस मीडिया कहलाती थी। अब जो नया कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट चला है, गोदी मीडिया, क्या क्या ये सब जिस तरीके से चलता है वो हमेशा होता ही रहेगा, हमेशा होता रहेगा। वो तो कालांतर में इतिहास का रहा है। जाते जाते मन में आपकी कुछ ऐसी बात है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो, मैं आपसे पूछ ना पाया हूँ? ऐसा कुछ मतलब जो चीज़ें पूछनी चाहिए तो वो सारी चीज़ें हो गई। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जी जी जो मैं बताने वाली की सोच रहा था, जो अभी भी छोटे स्तर पे ही जो पत्रकार काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनमें थोड़ी सी जो मैं कहूँ कि निराशा की स्थिति ये बन रही है ना कि फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर के। बिल्कुल ये चीज़ें जनता के हाथ में है, वो कर सकती हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं ना, उनको अगर जो आप थोड़ा सा प्रोत्साहित करें तो शायद हो सकता है कि इन्हीं लोगों में से, इसी छोटे से वर्ग से ही कोई अच्छा टैलेंट बाहर निकल जाए। तो हम लोग भी छोटे ही पत्रकार हैं, हम लोग भी तो छोटे ही पत्रकार हैं। नहीं, छोटे प्लेटफॉर्म पे काम करना। मैं एक चीज़ बता दूं, पत्रकार कभी छोटा बड़ा होता ही नहीं। सच बात तो ये है, क्योंकि पत्रकारिता करना कोई आसान काम नहीं है, चैलेंज होता है अपने आप में। बिल्कुल तिल तिल जला करके दुनिया को रोशनी देने का काम किया जाता है। मैं इसलिए इस चीज़ों को बता रहा हूँ कि मैं बड़ी शिद्दत के साथ उसमें जुड़ा था और अभी भी हूँ। हालांकि अब उतनी चीज़ें नहीं है, थोड़ा सा मैं अध्यापन प्रोफेशन में आ चुका हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में, लेकिन फिर भी अभी आत्मा से मैं वहीं पे हूँ। आत्मा से वहीं पर। हाँ, तो इन चीज़ों का मुझे आभास है। खैर ये चीज़ें हैं, तो लेकिन बहुत बड़ी बात बोली। पत्रकारिता में जो नई सबसे बड़ी चुनौती है वो फाइनेंशियल बैकअप का। जब तक आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं रहेगा, आप सवाल उठाना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीने के लिए संसाधन की ज़रूरत पड़ती है और काम करने के लिए समय की। तो समय के साथ संसाधन को मेंटेन करने के लिए जाहिर सी बात है हम दर्शकों से जुड़े रहेंगे और हमसे अपना अनुभव साझा करने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके ऑडियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।